अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो आज हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये आपकी बुक पे है, पेज नंबर 123। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई हुई है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ सके, लेकिन आपको साइड बाय साइड इसको बुक से भी रीड करते रहना है। नेक्स्ट हम सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। In the process of photosynthesis, plants convert light energy from the sun into the chemical energy in the form of glucose or sugar. Students, इसका केमिकल फार्मूला भी साथ में दिया हुआ है। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट। नीचे इसके साथ साथ इसके जो केमिकल फार्मूले हैं 6H2O प्लस 6CO2। इसका मतलब है कि 6 molecules of water and 6 molecules of carbon dioxide will combine in the presence of light energy in the presence of sunlight will form, the product will be formed like glucose, and oxygen will be released as a byproduct. And students, you know that oxygen is very important for the human existence or other living organisms. Photosynthesis is basically an autotrophic process. Autotrophic means those organisms that can't make their own food. That can make their own food using the sunlight energy. Plant-like organisms make their energy, glucose, from sunlight, stored as carbohydrate in their body, and again formula is given. स्टूडेंट्स, ये सब इसलिए है कि आप उसको केमिकल इक्वेशन को बार बार देखेंगे तो आपको इससे आगे जो होने वाले प्रोसेसेस हैं इसके नतीजे में वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल जहन में रखिएगा कि एक तरफ आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल यूज़ करने हैं एंड देन अगेन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर सनलाइट की मौजूदगी है, और देन ग्लूकोज फॉर्म होगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होंगे, जो कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस की जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमें कहाँ से। तो ये क्विक ओवरव्यू है। द प्लांट ड्राज अप वाटर थ्रू इट्स रूट। यानी जो प्लांट अपना वाटर है सॉइल से वाटर कैसे लेते हैं, वो ऊपर खींचते हैं। उसके लिए कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, रूट्स इस्तेमाल करते हैं। एंड द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स के अंदर का जो साइड का जो पार्ट है उसमें स्टोमा, स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख पोर्स से होते हैं, टिनी पोर्स हैं, जिसके ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को विद इन लीव्स ले जाते हैं। द लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। द प्लांट यूजेज द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 नज़र आ रही है, तो आप अगर इसके केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ जो है ना मैच होती है, यानी उसी की रिक्वायरमेंट बता रही है, उसी के बारे में बता रही है। द प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन इनटू द एयर। जो इसका बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ, तो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है एयर में। द प्लांट यूजेज द शुगर फॉर ग्रोथ। आगे इसी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को थोड़ा और एलिबोरेट किया हुआ है कि लीव्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी इन द सनलाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। सबसे पहले लीव्स की फंक्शन बताया हुआ है कि लीव्स ही, यानी जो प्लांट का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है लीव है, वो क्या करता है कि लीव्स एक तो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द इनर साइड ऑफ द लीव। फिर अगर हम प्लांट सेल की साथ में प्लांट सेल दिया हुआ है तो उसमें एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा। ये प्लांट सेल की कौन सा सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट सेल का कौन सा पार्ट और इसके रिस्पॉन्सिबल है, तो इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। वाटर इज टेकन इन थ्रू द रूट्स। रूट्स जो है ना वो वाटर को ये अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, प्लांट बॉडी के अंदर जाएगा, थ्रू जाइलम वेसल्स यूज़ होंगे जो कि आगे कंटिन्यू करके इसको लीव तक लेके जाएंगे। और लीव में जाने के बाद जो ये पूरा जो रिएक्शन है ये होगा। इन द लीव सेल स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। इन द क्लोरोप्लास्ट द एनर्जी इन द सनलाइट इज यूज टू ब्रेक अपार्ट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसको हम ब्रेक अपार्ट कर सकें। वो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन स्टूडेंट कहाँ से आया है, वो वाटर मॉलिक्यूल से मिला, जो कि अंदर से जा रहा है रूट्स के थ्रू ऊपर को पहुँच रहा है लीव्स तक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स अगेन आपको पता है कहाँ से आई प्लांट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स में एयर पे डायरेक्ट स्टोमा के थ्रू दाखिल हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आई थी। और फिर जब इनका रिएक्शन होता है, अब इन तीनों चीज़ों का जब रिएक्शन होगा तो उससे क्या होगा
तीन चीज़ें कौन सी हैं स्टूडेंट्स? एक है ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम और कार्बन का जो एटम है। तो ये जब तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन इज देन कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये कौन सी? ये ग्लूकोज की बात हो रही है जो फॉर्म होती है इसका प्रोडक्ट की शक्ल में, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर। स्टूडेंट्स अगर आप इस केमिकल फार्मूले को, एक केमिकल इक्वेशन को पे ध्यान देंगे तो ये सारा उसी चीज़ को आपको एलेबोरेट करिए चीज़ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, ताकि आप उसको बायोलॉजिकल भी और इसको बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से समझ सकें। तो आगे हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट के अंदर जाता है। तो रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट। वाटर इंटर्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लो कंसनट्रेशन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होता, टू अ सोल्यूशन ऑफ अ हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी जो प्लांट सेल्स की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो वो सेलेक्टिव चीज़ों को इन आउट होने देती है। When water reaches the xylem स्टूडेंट्स क्या है? xylem वो टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट विद इन द प्लांट बॉडी। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड, इन वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लीव्स तक यूजिंग द फोर्स ऑफ ट्रांसपैरेशनल पुल। ट्रांसपैरेशनल पुल ही वो फोर्स है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर तक की तरफ नीचे से ऊपर की ओर खींचता चला जाता है, तो इस फोर्स को ट्रांसपैरेशनल पुल कहते हैं। द एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू टिनी पोर्स, स्टोमेटा डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड द म्यूसिफिल सेल। म्यूसिफिल सेल स्टूडेंट्स अगर आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है तो जिसमें प्लांट का जो लीफ का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें म्यूसिफिल सेल, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस सारा आप देख सकते हैं। और अगेन स्टूडेंट्स डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, मीन्स के आउटसाइड इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और विद इन लीफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी, तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूवमेंट होगी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल होता किस तरह का है? तो इसके दो फेजेस होती हैं बेसिकली। नंबर वन इज़ द लाइट रिएक्शन, जो ब्रैकेट में लिखा है लाइट डिपेंडेंट, इट्स मीन कि इसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट कौन सी? सनलाइट। और नेक्स्ट वन इज़ द डार्क रिएक्शन जिसका सेकंड नेम है केल्विन साइकिल। तो इस आगे लिखा है ब्रैकेट में कि लाइट इंडिपेंडेंट है, इट्स मीन कि इसको लाइट की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम फर्स्ट अगर फेज की तरफ जाएँ तो ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये लाइट एनर्जी कहाँ पे कैप्चर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस ऑन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का जो था मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, आगे एक स्लाइड है उसमें मैंने कंप्लीट इसकी भी एक स्लाइड रखी हुई जिसमें क्लोरोप्लास्ट डिटेल भी दिखाया गया है और इसके जितने भी इनर पार्ट है वो भी साथ में लेबल शुदा हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। अब पहले फेज़ में हम देखते हैं कि सनलाइट को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल को भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मदद से क्या होगा कि ATP और NADPH बनेंगे, नाइकोटिनामाइड 89 डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और हाइड्रोजन इसके साथ यानी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये नेक्स्ट फेज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। During the second phase, the carbon dioxide is reduced to make glucose. The energy in the form of ATP is utilized and then stored in the bonds of glucose. This reaction takes place in the stroma of chloroplast. स्टूडेंट्स ये वो स्लाइड है जिसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी कि क्लोरोप्लास्ट का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आउटर इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे लेबल शुदा है। द इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और थिकर रीजन कॉल्ड द थैलेकॉइड्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे लेबल शुदा हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। A stack of thylakoid is called granum and stroma is a liquid surrounding the thylakoid. यहाँ तो दोबारा से हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि लाइट रिएक्शन कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, प्रोड्यूस ATP एंड NADPH, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ में जो बनी हुई इसमें लाइट जो है वो जब पड़ती है, सनलाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर
क्लोरोफोस पे थैलाकोइड पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब इसका एडअप होता है तो ये सारी स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साथ में चल रही है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। आगे जो केल्विन साइकिल है यानी जो डार्क रिएक्शन है, मेक्स शुगर फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने पढ़ा है कि कार्बन केल्विन साइकिल जो है वो विद इन स्ट्रोमा होता है, यानी जो लिक्विड सा है इसके अंदर, उसके अंदर ये फॉर्म होता है, प्रोसेस होता है। एटीपी जनरेटेड बाय द लाइट रिएक्शन प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द शुगर सिंथेसिस। द NADPH produced by the light reactions provides the electrons for the reduction of carbon dioxide to glucose। वो क्या जो ATP है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, NADPH क्या वो क्या करती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से आप जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन सकती है। लाइट रिएक्शन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग करके। अब दो रिएक्शंस को, व्हेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल बूस्ट एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। Electrons are passed to electron transport chain to produce ATP. Light also breaks water molecules, इसको photolysis कहते हैं, photo mean light and lysis mean breakdown, and oxygen is released। ये सबसे पहले जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेकआउट होता है, ऑक्सीजन इससे रिलीज हो जाती है, एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम्स आयंस। The electrons of the chlorophyll after production of ATP and the hydrogen ion of water are used for the reduction of NADP in nicotinamide adenine nucleotide phosphate and to NADPH। यानी अब उसको हाइड्रोजन वो मिल जाए, हाइड्रोजन आयन जो था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी ये जी स्कीम मौजूद है जिसके ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, यानी ATP भी बनेगा और NADPH बनेंगे जो हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप होगा, लाइट जैसी फॉल करती है तो वाटर का मॉलिक्यूल भी साथ में स्प्लिट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ये 2e ऊपर आप देख रहे थे, ये क्लोरोफिल के जो क्लोरोफिल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो फिर जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर तक जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 इन PQ एंड सेंट्रीक्रोम कम्प्लेक्स एंड PC। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसके नतीजे में ATP मॉलिक्यूल भी जनरेट होता है। आगे जब यही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के जो क्लोरोफिल है, यानी 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 और 1, तो इस पे जब ये दोबारा लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊपर फिर प्राइमरी एक्सेप्टर पे जाएंगे। फिर एक FD एक एंजाइम है जो क्या करता है, रेडिक्टेज है, यानी ये क्या कर लेगा कि NADP रेडिक्टेज यानी उसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन आयन जो हमारे पास पहले रिलीज़ हो चुका था जब वाटर को हमने स्प्लिट किया है, तो उसको इस्तेमाल में लाएगा और साथ में NADPH बना देगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं केल्विन साइकिल जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो फेज़ है वो केल्विन साइकिल, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि ये क्या है, इसके सिंपल क्या स्टेप्स हैं। साइक्लिक प्रोसेस में 3 फेजेस, इसके 3 फेजेस हैं। कार्बन फिक्सेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, एंड रिडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगी, साथ में जो एनर्जी ATP है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो अपना फॉस्फेट दे देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। रीजनरेट्स मॉलिक्यूल्स फॉर अनदर साइकिल, और फिर एक ऐसा कंपाउंड भी बनेगा, मतलब ऐसा बाकी का जो कंपाउंड होगा वो दोबारा से उस साइकिल को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो डार्क रिएक्शन क्या है और उसके थोड़े से स्टेप्स भी हम देखेंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं वो भी देखेंगे। डिस्कवर्ड बाय द मेल्विन केल्विन एंड हिज कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया। और स्टेप्स आर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद द 5 कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म टेम्पररी 6 कार्बन कंपाउंड्स। ये क्या होगा कि 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होंगे वो कंबाइन होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि 6 कार्बन कंपाउंड बनना शुरू हो जाएंगे। 5 के साथ एक और कार्बन भी ऐड हो जाएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देगा उसको। तो फिर क्या होगा कि ईच ऑफ विच स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। अब वो जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो डिवाइड 2 में बराबर में डिवाइड हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएंगे। द 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फोकस करना है कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इज
इट्स मीन कि अब इसमें हाइड्रोजन आ चुके हैं। ये रिडक्शन का फेज़ है जो हमने पढ़ा था ना कि इसका सेकंड स्टेप जो इसका है वो रिडक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ एडअप हो जाएगी उस 3 कार्बन कंपाउंड में, तो उसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। और कैसे, बाय यूजिंग एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP से, और हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोजन फ्रॉम द NADPH। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। और यहाँ से ये इनमें से एक जो होगा वो यूज़ होगा जो ग्लूकोज बनाएगा। बाकी जो 5 इस तरह के 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो दोबारा से ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को बनाएंगे ताकि ये साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो जब एडअप हुआ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ, तो वो जो पहले 5 कार्बन कंपाउंड था अब ये 6 हो गया। अब इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे स्टार्ट, यानी हम एरो जहाँ की तरफ आ रहा है वहाँ से स्टार्ट लेंगे। 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास 6 यानी कंपाउंड जैसे बन चुके हैं। उसके बाद एनर्जी ATP मॉलिक्यूल और NADPH जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये जो पहले हमारे पास लाइट डायरेक्शन बने थे अब वो यहाँ पे रिडक्शन का काम करेंगे और एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब आगे के स्टेप में आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स यानी अब जो कंपाउंड बने उसका वो क्या है 3 कार्बन, यानी हर जो भी कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन के लगे हुए हैं, 3 कार्बन इसमें फिक्स हैं और हाइड्रेट्स यानी हाइड्रोजन भी साथ में होगा। तो कलर डिफरेंस के थ्रू बताया गया है कि अब वो जब हाइड्रेट्स की शक्ल में तो थोड़े उसके कलर्स चेंज कर दिए हैं और फिर इनमें से एक जो है ना वो निकल आएगा बाहर जो कि ग्लूकोज बन जाएगा। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट निकल आएगा। बाकी आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो येलो 3 कार्बन कंपाउंड थे वो हमारे पास 5 हैं, यहाँ पे 6 थे पहले, और फिर जब एक ग्लूकोज के लिए निकल गया और फिर 5 आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए आगे दोबारा एनर्जी ATP जो है वो दोबारा एनर्जी देगा उसको ताकि वो 5 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो बन सकें। अभी जो आपने कंपाउंड देख रहे हैं वो 3 कार्बन के बने हुए हैं, यानी इसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। अब क्या होगा कि ATP इसको दोबारा से एनर्जी देगा कि क्या हो कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वह 5 कार्बन की शक्ल में आ जाए ताकि दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर सके और ये जो पूरा प्रोसेस है दोबारा से कंटिन्यू हो सके। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ इन स्लाइड्स के साथ अपनी बुक के साथ भी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।